Hello, this is Suman Mehta, your SS teacher, and today we are going to read the content Why Non Cooperation यानी असहयोग आंदोलन ही क्यों। महात्मा गांधी जी ने सितंबर 1920 में कांग्रेस पार्टी में अपनी एक डिमांड रखी थी और कांग्रेस के लीडर्स को परस्यूट करने की कोशिश की थी कि वो खिलाफत मूवमेंट को भी मर्ज कर लें स्वराज के नोशन के साथ और असहयोग आंदोलन को शुरुआत करें। तो सिर्फ असहयोग आंदोलन ही क्यों, उसके कुछ रीजंस हैं जो अब हम इस कंटेंट में पढ़ने जा रहे हैं। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल वाज established in India with the cooperation of the Indians and had survived only because of the cooperation of Indians. If Indians do not cooperate them, British rule in India would collapse within a 1 year एंड स्वराज वुड कम। महात्मा गांधी जी ने अपनी एक किताब लिखी हिंद स्वराज 1909, बहुत फेमस बुक है बेटा, ये 1 मार्क में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है यानी अंग्रेजों का जो शासन है वो भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। अगर भारतीय लोग ही इन्हें सपोर्ट करना छोड़ दें, कोऑपरेट करना छोड़ दें, तो विदिन 1 ईयर वो यहाँ से चले जाएंगे और भारत में अपना राज्य स्थापित हो जाएगा, जिसे हम स्वराज कहते हैं। हाउ वुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। ये जो असहयोग आंदोलन है ये कैसे शुरू किया जाएगा? महात्मा गांधी जी ने इसके लिए 3 स्टेजेज यहाँ पर बताई हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 3 स्तर पर की जाएगी, 3 स्टेजेज में की जाएगी, 3 चरणों में इसको शुरू किया जाएगा। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। पहला कदम होगा कि गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी सिटीजन्स को टाइटल्स दिए गए हैं उनके काम के लिए या उनके सम्मान के लिए, वो सारे टाइटल्स वो वापस कर देंगे। एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। और दूसरे जो लेवल होगा उसमें क्या करेंगे कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उन सबको छोड़ देंगे, चाहे वो सेना में हो, पुलिस में हो, अदालत में हो, या जो विधान सभाओं के अंदर, स्कूल, कॉलेजेस के अंदर, ये सारी सिविल जो सर्विसेज हैं इनको छोड़ दिया जाएगा थ्रू द इंडियंस। और जितना भी विदेशी सामान वो खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं उन सबको वो अब उसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। ये थी सेकंड स्टेज। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन। और फिर अब ये 2 कदम अगर महात्मा गांधी जी उठाते हैं, मूवमेंट लॉन्च करते हैं और जनता उनको सपोर्ट करती है, तो ऐसे में पुलिस तो चुप करके नहीं बैठेगी, तो वो भी दमनकारी नीति अपनाएगी। रिप्रेशन मीन्स दबाव की नीति, एक रिप्रेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी जिसमें फुल सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट महात्मा गांधी जी उसके बाद शुरू करेंगे, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे, यानी ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करने से लोगों को मना करेंगे और वो भी नॉन वायलेंटली। ये 3 स्टेजेस बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में रिपीट हो जाता है। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली। जनवरी 1920 की जून मंथ में या समर मंथ में महात्मा गांधी और शौकत अली ने मिलकर पूरे इंडिया के अंदर बड़े पैमाने पर जो है टूर किए, मतलब घूम कर लोगों को इकट्ठा किया, मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, और अपने आंदोलन के लिए जनता का सहयोग हासिल किया, यानी उन्हें समझाने की कोशिश की अपने मुद्दों को। नेक्स्ट फेज, मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल्स। हालांकि महात्मा गांधी जी जनता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस के अंदर बहुत से नेता ऐसे हैं जो महात्मा गांधी जी के इन प्रस्तावों के लिए शंकित हैं, मतलब उनके मन में शंका बनी हुई है कि ये कैसे शुरू होगा, कैसे होगा, वो एग्री नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ से। दे वर reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920। नवंबर 1920 में इसका काउंसिल के इलेक्शंस होने हैं, जिसमें जो है कुछ नेता चाहते हैं कि हम भाग लें, जबकि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि इस टाइप के काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट होना चाहिए, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, और जिसकी वजह से इस मूवमेंट के पॉपुलर वॉयलेंस होने का भी डर बना हुआ है, क्योंकि जब कुछ लोग किसी डिसीजन के फेवर में हैं और कुछ उसके अगेंस्ट हैं, तो ऐसे में चांसेस रहते हैं हिंसा फैलने की, यानी लोग अपनी बात पूरी ना होने की स्थिति में हो सकता है हिंसात्मक जो है भाव को ग्रहण कर जाएं।
In the months between September to December, there was an intense tussle within the Congress. सितंबर और दिसंबर मंथ में कांग्रेस के अंदर बहुत ही एक गहरी चिंता बनी हुई थी. टसल मीन्स एक विद्रोह की स्थिति, या फिर ये कह सकते हैं कि एक आक्रामक स्थिति बनी हुई थी कि कुछ उसके अगेंस्ट थे. For a while there seemed to no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. इस आंदोलन के विरोधी भी थे और इस आंदोलन के समर्थक भी थे. दोनों के बीच में एकजुटता का भाव नहीं स्थापित हो पा रहा था या सेट नहीं हो पा रहा था उनका माइंडसेट एक जैसा. तो फाइनली कांग्रेस का सेशन होता है दिसंबर 1920 में नागपुर महाराष्ट्र के अंदर. ये बेटा मैप में मैं आपको फिल करवाऊंगी, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है. एक तो सितंबर 1920 वाली और सेकंड ये, और एक चंपारण वो जो मूवमेंट्स थे वो भी मैंने आपको करवाए थे, वो सारे मैप में हमें फिल करने हैं. अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट. एक समझौता यहाँ पर किया गया है, यानी नागपुर में बैठकर कांग्रेस के उन नेताओं को मनाने की कोशिश की गई जो इसके अगेंस्ट हैं, इस प्रपोजल के, उनको समझाने की कोशिश की गई और अंतिम निर्णय यहाँ पर ये ले लिया गया कि असहयोग आंदोलन को पूर्ण सहमति के साथ स्वीकार कर लिया पूरी कांग्रेस पार्टी ने. हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड. ये मूवमेंट कैसे शुरू किया गया. हु पार्टिसिपेटेड इन इट. किसने इसमें भाग लिया. हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन. और अलग अलग सामाजिक वर्गों ने इस असहयोग आंदोलन के विचार को किस रूप में धारण किया, यानी वो इस विचार से क्या समझते थे. इस चीज़ को हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ने जा रहे हैं. डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट. आंदोलन के अंदर विभिन्न धाराएं, मीन्स अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1920. मैं आपको पहले बता दूं कि अगस्त 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो चुका है. अगर हम देखें हिंदुओं का मूवमेंट कब शुरू हुआ, ये अगस्त 1920 में. लेकिन यहाँ पर खिलाफत कमेटी का भी साथ ले लिया गया है और खिलाफत मूवमेंट प्लस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों मिलकर शुरू किए गए हैं जनवरी 1920 में. ये डिफरेंस मिलेगा आपको. वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. अलग अलग सामाजिक वर्गों ने इस आंदोलन में भाग लिया. ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस. हर वर्ग अपनी एक अलग मांग के साथ, एक अलग विचार के साथ इसमें भाग ले रहा है. ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज. सभी ने स्वराज के इस आह्वान को जो है उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की, मीन्स सब लोग इसमें शामिल हुए. बट द टर्म मीन्ट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. लेकिन ये जो स्वराज की टर्म है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग लेकर आई, यानी अलग अलग सोच के साथ लोग इसमें शामिल हुए हैं. हर पर्सन के लिए स्वराज का मीनिंग अलग मिलेगा, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी. और इस स्टेंजा के अंदर दिया गया है द मूवमेंट इन द टाउन्स, यानी शहरों में स्वराज मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा. द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द क्लास. इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, मेजर 1 मार्क का क्वेश्चन. कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका देखने को मिला, मिडिल क्लास के लोगों को देखने को मिला. थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के जो स्कूल कॉलेज थे वो छोड़ दिए. हेड मास्टर्स और टीचर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी. लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी. काउंसिल इलेक्शंस जो वहाँ पर होने जा रहे थे उनका बॉयकॉट किया गया. काफ़ी सारे प्रोविंसेस के अंदर सभी लोगों ने इन काउंसिल में के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी को छोड़कर. मद्रास प्रेसिडेंसी में भी क्यों ये लोगों ने भाग लिया, सिर्फ उन लोगों ने इलेक्शन में भाग लिया जिन्हें नॉन ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो ब्राह्मण जाति के लोग थे उनका वहाँ पे डोमिनेंस ज़्यादा था और वो पावरफुल थे और वो नॉन ब्राह्मण को आगे नहीं आने देते थे. यहाँ पर नॉन ब्राह्मण ने अपनी पार्टी जस्टिस पार्टी के थ्रू इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे थे कि ये सही मौका है जब ब्राह्मण उन्हें रोकेंगे नहीं और वो पावर में आ सकते हैं. तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जस्टिस पार्टी, यहाँ पर अंडरलाइन करके चलिएगा बेटा, ये भी एक इम्पोर्टेंट 1 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो काउंसिल इलेक्शंस थे उसमें कौन से दल ने भाग लिया और क्यों लिया. द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. आर्थिक स्तर पर इस असहयोग आंदोलन का एक नाटकीय प्रभाव पड़ा.
फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लिकर शॉप्स पिकेटेड, और शराब की दुकानों की नाकाबंदी की गई। एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बोनफायर्स, और बड़े पैमाने पर आग जलाकर विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। ढेर के ढेर विदेशी कपड़े वहाँ पर जला दिए गए। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाउड बिटवीन 1921 से लेकर 1922 के बीच में विदेशी जो कपड़ा मंगवाया जाता था उसका आयात आधा हो गया, और जिसकी वैल्यू गिरकर 102 करोड़ कभी हुआ करती थी, अब वो हो गई 57 करोड़ पर आ गई, यानी बिल्कुल हाफ हो चुका है। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया, यानी कम मंगवाए गए। In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods and finance foreign trade. और तो और हमारे विदेश जो भारतीय व्यापारी लोग हैं और जो बड़े बड़े व्यापारी थे या छोटे व्यापारी थे, सभी ने विदेशी सामान के व्यापार में पैसा लगाने से मना कर दिया या पैसा देने से भी मना कर दिया। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे ये बहिष्कार आंदोलन फैला, एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टिंग क्लोथ्स, लोगों ने जो विदेशी आयातित माल है उसको यूज करना छोड़ दिया, उसको निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से भारतीय कपड़े की डिमांड बढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, भारतीय सूती कपड़ा उद्योग या मिलें या हैंडलूम्स पर, हाथकरघा मशीनों पर जो सामान कपड़ा तैयार हो रहा था उसकी डिमांड बढ़ गई, जिससे कि भारतीय उद्योग धंधे चल निकले। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स, और लेकिन कारण कुछ भी हो, कुछ समय के बाद ये जो आंदोलन था धीमा पड़ गया कुछ शहरों के अंदर। क्यों पड़ा, उसके कई कारण थे। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड विद मिल क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। देखिए, खादी का जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा महंगा था, उसमें लेबर कंज्यूमिंग प्रोसेस है और हाथ से ये कपड़ा तैयार होता था। ज़्यादातर जो हमारे भारतीय बुनकर लोग थे वो हाथ से ये कपड़ा हथकरघा मशीनों पर बनाते थे, जिसकी वजह से इसका रेट ज़्यादा था। और ये रेट ज़्यादा था तो पुअर पीपल, आप सोच ही नहीं सकते कि ये गरीब इंसान इनको खरीद पाएगा और यूज कर पाएगा। पहला कारण तो ये था। आप इसको भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में याद कीजिएगा कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ द ग्रेजुअली स्लो डाउन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सेकंड जो है इसमें ये दिया गया, हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, लंबे समय तक कैसे कोई भी फैक्ट्रियों में या मिलों में बनने वाले कपड़े को इनकार कर सकता है या उसका बहिष्कार कर सकता है। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें खरीद नहीं पाते जो कि हमारे अपने देश की हैं, वो महंगी हैं, और दूसरे देश की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं और वो बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, तो ऐसे में कितने समय तक किसी चीज़ का बहिष्कार किया जा सकता है। सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम, ठीक यही समस्या हमारे जो अंग्रेजी संस्थाएं यहाँ पर स्थापित थी उनके सामने भी देखने को मिली, और प्रॉब्लम ये बनकर आई क्योंकि हमारे भारत में अपने स्कूल कॉलेज और कोर्ट तो थे नहीं, और ऐसे में अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए स्कूल कॉलेज और कोर्ट्स को में काम करना या उनसे अपनी कोई सर्विस लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे एक इकोनॉमी को चलाने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस। तो इसके लिए जो है एक रिक्वायरमेंट उभर कर सामने आई कि दूसरे के चीज़ों का बहिष्कार हम तभी कर सकते हैं जब हमारे देश में वो चीज़ हो या फिर वो अच्छे से डेवलप हो। तो विदेशी या फिर अंग्रेजी इंस्टीट्यूशन संस्थाओं की जगह अगर भारतीय संस्थाएं स्थापित हो जाएं तो इस चीज़ पर बल दिया जाने लगा कि अब के बाद एक बार तो ये जो है मूवमेंट थोड़ा ढीला पड़ गया है, लेकिन आगे चलकर भारतीयों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो अपनी खुद की भारत की संस्थाएं यहाँ पर शुरू करें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज और कोर्ट्स वगैरह, तो जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी मूवमेंट लॉन्च हो इस टाइप का तो वो उसको फोर्सफुली अपने एक स्टैंड ले पाएँ, वहाँ पर टिक पाएँ इस चीज़ पर कि अब वो विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दीज वर slow to come up
So students and teachers began trickling back to the government schools and lawyers joined back work in government courts. यही कारण थे कि जो जितने भी विद्यार्थी थे, अध्यापक थे या लॉयर्स थे, सबको मजबूर होकर वापस अपने कामों पर लौटना पड़ा, अपनी सरकारी नौकरियों को दोबारा ज्वाइन करना पड़ा। हालांकि हो सकता है कुछ कंडीशंस उनके ऊपर इम्पोज की गई हों उसके बाद, या काफ़ी रूल रेगुलेशन उनके लिए स्ट्रिक्ट हो गए हों, लेकिन अब मजबूरी ये है कि उस समय पर हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस हमारे पास नहीं हैं, और जब अपनी चीज़ नहीं है तो हम दूसरे की चीज़ को नकार नहीं सकते, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं या फिर अपनी लाइफ को स्मूथली रन करने के लिए हमें काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाना अगर एक टाइम पर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम नेक्स्ट टाइम पर के लिए तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट, रेबिलियन इन द कंट्री साइड। देहाती इलाकों में, गांव में विद्रोह। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। शहरों से असहयोग आंदोलन गांव की तरफ बढ़ा। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल। इसके अंदर किसानों और जो आदिवासी लोग हैं उनका संघर्ष भी शामिल होगा, यानी वो भी अपनी डिमांड्स तो वो पहले भी कर रहे थे कि उनके जो एंसेस्ट्रल राइट्स हैं उन्हें दिए जाएं और उन्हें ज़्यादा परेशान ना किया जाए, लेकिन जब उन्हें देखा कि कोई पर्सन है जो उन्हें लीडरशिप दे रहा है और आगे इस चीज़ को स्वराज के मीनिंग में उन्होंने इस चीज़ को खोजना शुरू किया कि शायद अब इस स्वराज का मीनिंग ये होगा कि अब हमारे एंसेस्ट्रल राइट्स जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमें ज़मीन दी गई है वो हमें इस्तेमाल करने का राइट मिल जाएगा और हम फ्रीली अपना काम कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे। विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर। युद्ध के बाद आने वाले अगले सालों में भारत के अलग अलग हिस्सों में ये भाव लोगों के मन में विकसित होने लगे कि महात्मा गांधी जी जो भी मूवमेंट चलाएंगे जिसमें स्वराज का मीनिंग है, तो ये स्वराज का मतलब है उनके हितों की पूर्ति। इन अवध, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अवध के बाबा रामचंद्र एक इंडेंचर लेबरर, एक ऐसे ये कह सकते हैं हम एक ऐसा पर्सन जो कि एग्रीमेंट के बेस पर एज ए लेबरर किसी और देश में काम करने के लिए गया था, फीजी कंट्री के अंदर गया था, और बाद में यहाँ आकर सन्यासी बन गया। यानी कुछ निश्चित अवधि के लिए ये लोग समझौता करके जाते हैं, एग्रीमेंट साइन करके जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसके बाद ये वापस आया और ये सन्यासी बन गया। इसने देखा कि भारत के किसानों की दशा बहुत ख़राब है, स्थिति बहुत ख़राब है, तो उसको सुधारने के लिए इसने मूवमेंट के शुरू किए ताकि लोगों को, किसानों को उनके राइट्स दिलवा सके। द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स who demanded from peasants extraordinarily high rents and a variety of other cesses. अब यहाँ पर ये जो आंदोलन बाबा रामचंद्र ने चलाया है किसानों के फेवर में, वो किसके अगेंस्ट है? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों के खिलाफ, बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिकों के खिलाफ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसानों से जो एक फिक्स्ड उनका जो रेंट है उससे ज़्यादा रिवेन्यू ये अर्न करते हैं, और अलग अलग तरीके के और भी सेसिज मीन्स यहाँ पर टैक्स ही आएगा, एक टाइप से टैक्स की टर्म ही जाती है कि अलग अलग और कर लगा रखे हैं उन्होंने। ना केवल वो रिवेन्यू लेते, ज़मीन पर लगने वाला टैक्स लेते हैं, वो टैक्स जो ज़मीन पर ले रहे हैं वो भी ज़्यादा है, और प्लस दूसरे टैक्सेस भी उन्होंने लगा रखे हैं। तो इसके खिलाफ ये मूवमेंट लॉन्च किया गया। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार। अब यहाँ एक और टर्म भी दी गई है बेगार, कि ना केवल उन्हें अलग अलग प्रकार के टैक्स तालुकदार और ज़मींदारों को देने पड़ते हैं, बल्कि बेगार सिस्टम भी अडोप्ट किया गया। बेगार क्या होता है? फ्री लेबर करना विदाउट एनी पेमेंट। अपने लैंडलॉर्ड के फार्म पर बिना कोई पेमेंट दिए कई दिनों के लिए फार्मर्स को काम करना पड़ता था, तो इस चीज़ को बेगार सिस्टम कहा गया है। आपने सर्फडम प्रैक्टिस सुनी थी फ्रांस में, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। एज, बस इसका नाम चेंज है, यहाँ पर बेगार कहा गया है। एज टीनेंट दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेनोर। जो किराएदार हैं, जो ज़मीन किराए पर लेकर बोते हैं, उनके काम करने का जो पीरियड है वो भी फिक्स नहीं है। कभी भी आकर तालुकदार या ज़मींदार उनसे उनकी ज़मीन खींच सकता है, चाहे ज़मीन पर उसने अभी फसल बोई हो या पकी हुई फसल, उसको छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड।
हालांकि रेगुलर वो बो रहे हैं उस ज़मीन को, हालांकि इसी हिसाब से कुछ तो उसका हक बनता है, लेकिन नहीं, उस लीज पर ली गई लैंड को, मतलब लीज मतलब पट्टे पर ली गई जो ज़मीन है, एक समझौते के जरिए कि इतने टाइम के लिए आपको दिया जा रहा है और इसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, आपको देना पड़ेगा, ये टीनेंट को कर देना पड़ेगा या फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो लीज पर दी गई ज़मीन पर उसका खुद का कोई राइट नहीं था, उसको कभी भी उससे दूर किया जा सकता था, कभी भी पकी फसल को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता था। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू। पीजेंट किसानों का जो आंदोलन वहाँ पर चला, इससे उन्होंने रिवेन्यू में रिडक्शन की डिमांड की कि हमारा लगान कम किया जाए, बेगार सिस्टम को ख़त्म किया जाए, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जितने भी दमनकारी या बहुत ज़्यादा क्रूर जमींदार हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये 3 डिमांड है बेटा, इसको आप एक बार इम्पोर्टेंट टर्म के रूप में याद कीजिएगा। ये भी 1 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पीजेंट मूवमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था। पहला क्या था? रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, सेकंड एबोलिशन ऑफ बेगार, थर्ड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। In many places, nai dhobis bunds were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. कई जगह पर पंचायतों ने अपने एक ग्रुप बना लिए, नाई धोबी और नाई धोबियों के ग्रुप बना लिए, जिनका ये समझाया गया कि आप इस टाइप के जो भी ज़मींदार हैं उनका ना तो बाल काटोगे ना उनके कपड़े धोकर आओगे। तो पंचायतों ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, ऐसे लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ सोशल बॉयकॉट शुरू कर दिया। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in Awadh, taking to the villagers and trying to understand their grievances. जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अवध में जाते हैं और वहां जाकर वो गांव वालों की समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं घूम घूम कर, और जिसकी वजह से उनकी दुख तकलीफ़ों को वो समझने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर 1920 के अंदर ही उन्होंने वहाँ पर अवध के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं या विलेजेस हैं वहाँ पर ओध किसान सभा नामक एक संगठन स्थापित किया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लीडर्स की हेल्प से शुरू किया गया। विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर इसकी 300 ब्रांचेज वहाँ पर सेटअप कर दी गई, अलग अलग गाँव के अंदर, उस एरिया के अवध के अलग अलग गाँव में। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन टू द following years, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया तो कांग्रेस का काम क्या था? कांग्रेस का काम था अवध के किसानों को इससे जोड़ना, ताकि एक मास स्ट्रगल को डेवलप किया जा सके। Peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. जिस टाइप से ये किसान आंदोलन चला, इससे किसान जो कांग्रेस के जो लीडर थे बेटा वो खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसने एक नई शेप ले ली, इसने एक नया तरीका अडोप्ट कर लिया जो कि कांग्रेस या महात्मा गांधी जी के व्यूज के बिल्कुल अगेंस्ट था, वो था वोलेंट मेथड्स। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, जैसे ही 1921 में ये आंदोलन ज़्यादा फैला, द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। किसानों ने तालुकदार और व्यापारियों के घरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर जो है धावा बोलकर प्रहार करना शुरू कर दिया, उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। बाजार वर लूटेड, और बाजारों को लूट लिया गया। ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, जहाँ जहाँ पर अनाज के गोदाम थे उनको लूट लिया गया। In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने बात को बदल कर पेश करना शुरू कर दिया। अपने सपोर्टर्स को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि महात्मा गांधी जी ने घोषणा कर दी है कि जब स्वराज आएगा तो सबको उनकी ज़मीनें वापस मिल जाएंगी, सभी गरीबों में ज़मीन बांटी जाएगी और किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सरकार हो चाहे तालुकदार हों। इस टाइप का जो है मैनिपुलेटिंग जो व्यूज हैं, इसकी वजह से पीजेंट्स थोड़े एग्रेसिव हो गए और उन्हें लगने लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका हम बाद में किसने देखा, हम अभी ये काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से वोलेंट मेथड यूज करना फार्मर्स ने शुरू कर दिया और वो एक टाइप से बेसब्र हो गए और उन्होंने इस चीज़ को पाने की जल्दी जल्दी कोशिश करनी शुरू की। The name of the Mahatma Gandhi was being involved to sanction all action and aspiration.
उन्होंने लोकल लीडर्स ने अपनी हर काम को अपनी हर डिमांड को पूरा करने के लिए या फार्मर्स ने भी अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए महात्मा गांधी जी के नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मीन्स महात्मा गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि आप वॉलेंट मेथड यूज कीजिए या मैं लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा, इस टाइप के व्यूज उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किए, लेकिन स्वराज का मीनिंग उन्होंने दूसरे तरीके से लिया। तो बेटा इसके बाद बेटा एक ये सोर्स भी है। On 6 January 1921, the police in United Provinces fired at peasants near Raebareli. यहाँ पर 6 जनवरी 1921 में पुलिस ने यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर रायबरेली नामक जगह पर किसानों के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे वहां जाना ताकि इस टाइप की फायरिंग को वो रोक पाएँ, बट वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस, लेकिन पुलिस ने उनको आगे जाने से मना कर दिया। एजिटेटेड एंड एंग्री नेहरू एड्रेस द पीजेंट्स हु गैदर्ड अराउंड हिम। और गुस्से में भरे हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आस पड़ोस में जो भी उनके किसान मौजूद थे आसपास, उनको एड्रेस करना शुरू किया। दिस इज हाउ ही लेटर डिस्क्राइब द मीटिंग। ये वो चीज़ थी जिसको बाद में उन्होंने मीटिंग में डिस्क्राइब भी किया। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में। आज के लिए बस बेटा इतना ही, और इसकी जो इम्पोर्टेंट न्यू वर्ड्स हैं या टर्म्स हैं या जो मेजर क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, बीच बीच में क्वेश्चन बताए हैं, उनको आप लर्न कीजिएगा। थैंक यू।